हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारी चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें पेपर फर्स्ट चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने क्या कर लिया था, एसवीपी ब्लॉक तो अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था वो इंट्रोडक्शन डाला था डी ब्लॉक का, कि डी ब्लॉक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर डी ब्लॉक की बात करें, जिस प्रकार से हमने एस व पी ब्लॉक पढ़ा उसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक को पढ़ने वाले हैं। देखो, डी ब्लॉक को दो यूनिट में विभाजित कर दिया गया है, एक तो यूनिट नंबर 3 और एक यूनिट नंबर 4 के अंदर। यूनिट 3 की अगर बात करें तो उसके अंदर केवल और केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करेंगे। यूनिट नंबर 4 है और द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणियों की बात करते हैं। क्या करते हैं? द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणियों की बात करते हैं। सिंपल सा पहले जो प्रश्न है, हम किसी भी डी ब्लॉक वाले या और साने किसी भी एसपीडीएफ की बात करते हैं, पहले उसकी परिभाषा देखते हैं, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी ब्लॉक में अंदर। तो उसे क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। ये होती नॉर्मल परिभाषा, जिससे हम क्या करते हैं, उसको परिभाषित कर देते हैं कि वो हमें पता भी चल जाता है, उसकी पहचान होती है कि वो क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। क्या है? डी ब्लॉक का तत्व है। अब जो आज हम बात करने वाले हैं, हम किसकी बात करेंगे? यूनिट नंबर 3 की बात करने वाले हैं। पहले देखते हैं हम डी ब्लॉक। क्या देखेंगे अपन? डी ब्लॉक। ये तो हमारे समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाए, डी ब्लॉक के अंदर भरा जाए। इसके बाद देखिए, डी ब्लॉक को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया है? 3 भाग, 4 भाग वैसे तो। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी, और तृतीय संक्रमण श्रेणी। और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ठीक है, इसको कुल 4 भागों के अंदर विभाजित कर दिया गया है। अंग्रेजी की बात करें तो इसको 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और इसको 6D श्रेणी कहते हैं। और जो यूनिट नंबर हम 3 में बात करने वाले हैं वो क्या, केवल और केवल इसकी बात करेंगे 3D अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करते हैं। अब देख लेते हैं डी ब्लॉक के अंदर हम कौन कौन से तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके तत्व कौन कौन से होते हैं, हम पहले ही बात करते हैं अपने प्रथम संक्रमण श्रेणी की। प्रथम संक्रमण श्रेणी। पहले हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक, किस प्रकार से आप इसको ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। कार, स्कूटर, टीवी, कार मांगे, फेंको, कोनी, कॉपर, जिंक, बर्तन। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है इसकी। और अब क्या बात करेंगे, देखो ट्रिक के द्वारा हम तत्वों को किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, अगर बात करें तत्वों के लिखने, तत्वों के लिखने की, देखिए स्कूटर की बात करें तो उसको SC से लिख सकते हैं। टीवी की बात करें DI, फिर V। आगे बात करते हैं कार, CR, MN, FE, CONI, कॉपर और जिंक। ठीक है, इसके नाम ले लें स्केडियम, टाइटेनियम, विडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये इसके नाम है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? 21 से लेकर यहाँ पर 30 तक एंड
हो जाती है। अगली बात करें, मैं अगली द्वितीय संक्रमण श्रेणी की बात करता हूं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, अगर मैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी की बात करूं तो ट्रिक क्या है इसकी, यारी जरा निभा मौत तक रूठी रहूं आगे बड़ी शुद्ध के। ठीक है, इसके तत्वों की बात कर लेते हैं। एटेनियम, जर्मेनियम, निभा को NB से लिख सकते हैं आप, एमओ, TSC, RU, RH, HG, PD, CD, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये होते हैं स्टार्ट गुण 40 से ट्रिबिनियम और कैडमियम तक, कहाँ तक 49 तक खत्म हो जाते हैं। कहाँ तक खत्म हो जाते हैं? 49 तक खत्म हो जाते हैं। अब किसकी बात करते हैं हम? तृतीय संक्रमण श्रेणी की। किसकी बात करते हैं? तृतीय संक्रमण श्रेणी की। अब किसकी बात करते हैं? तृतीय संक्रमण श्रेणी की। उसकी देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक के द्वारा किसके द्वारा बनाया जा सकता है? देखो ला हफ्ता वरना ओसी अरे पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। क्या होगी? पिटाई और होगी। तत्वों की बात कर लेते हैं। La हफ्ता वरना रे ओसी अरे पिटाई और एक लिथियम से स्टार्ट होकर मरकरी पर समाप्त होता है। इसकी बात करूँ, ये आता है 57 नंबर पर, ये आता है 72 नंबर पर। इन दोनों के मध्य की मैं बात करूँ, इन दोनों की तो मध्यम जो क्या तत्व क्या जाते हैं? F ब्लॉक में। क्या जाते हैं? F ब्लॉक में, जिसको क्या बोलते हैं? लेथेनाइड के तत्व बोलते हैं। और इसमें थोड़ा और आगे आप पढ़ेंगे, 80 से लेकर 104 की मैं बात करूं तो इसके मध्य जो तत्व होते हैं वो भी F ब्लॉक के अंदर जाते हैं, परंतु उसको क्या बोलते हैं? हम एक्टिनाइड के तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम एक्टिनाइड के तत्व बोलते हैं। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया है कि ट्रिक के द्वारा समझ लिया है कि इसको किस किस भागों में बांटा गया है, हम किन तत्वों की बात करने वाले, यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 4 की में। ठीक है, और जो हमारा मुख्य क्या है? हमारे प्रथम संक्रमण श्रेणी है। अब देखिए, अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब मैं बात करता हूँ, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पहले बात करते हैं। देखिए, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूँ तो 1 से 10 NS2, ये क्या होता है? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या इसका? ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, और इसके मैं बात करूं प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करूं, किसकी बात करूं? प्रथम संक्रमण श्रेणी की। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कुछ इस प्रकार से बनाता है, 4s2 3d 1 से 10, क्योंकि 3d श्रेणी है तो इस प्रकार से क्या होगा? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d श्रेणी का जो पढ़ने वाले हैं। अब डी ब्लॉक के तत्व की मैं अगर बात करूं, कुछ उसके गुण की बात करता हूं। किसकी? डी ब्लॉक के गुण, विशिष्ट गुण होते हैं डी ब्लॉक के, उसके गुण की बात करता हूं। डी ब्लॉक के गुण, देखिए जब डी ब्लॉक के गुण की मैं अगर बात करता हूं तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है उसके मध्य स्थित होते हैं। ठीक
ठीक, अर्थात मैं कहता हूँ वर्ग 13 से लेकर वर्ग जो 14 है ना, उनके मध्य आपको स्थित होते हुए दिखाई देता है। कौन से? डी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 2 से लेकर वर्ग 13 के मध्य। और आगे और बात करूं इनके गलनांक व क्वथनांक की बात करता हूं, वो जो एस और आवर्त सारणी में एस और पी की तुलना में सबसे अधिक होते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक। ठीक है, अब डी ब्लॉक के अधिकतर क्या होते हैं? धात्विक गुण दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? वो धात्विक गुण दर्शाते हैं। अब इससे पहले जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ने से पहले हम क्या बात कर लेते हैं? प्रथम संक्रमण तत्व की बात कर लेते हैं। संक्रमण श्रेणी पढ़ने से पहले संक्रमण तत्व। अब देखिए, सब संक्रमण तत्व की मैं जब बात करता हूं तो क्या होते हैं? डी ब्लॉक के वह तत्व है जिसमें या तो डी ब्लॉक क्या हो, जिसका उसका विन्यास हो वो पूर्ण भरित नहीं हो, या उसके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा हो, तो वो क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। या तो क्या हो, एक भी उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, या क्या हो, डी विन्यास पूर्णतः भरे ना हो, पूर्ण न हो, डी विन्यास क्या हो उसके अंदर पूर्ण ना हो। या तो क्या होना चाहिए, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उसके अंदर, या डी विन्यास पूर्ण नहीं हो, वो तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और वह स्थिति जिसके अंदर डी विन्यास पूर्णतः भरा हो और उसके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं? असंक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो असंक्रमण तत्व की जब मैं बात करता हूं तो जिंक, देखिए जिंक, एक तो जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या होते हैं? सभी असंक्रमण धातु, अर्थात संक्रमण धातु क्या है? अपवाद हैं। क्या है? ये सभी इसके अपवाद हैं। ठीक है, और एक सबसे अच्छा प्रश्न बनता है, सभी संक्रमण धातुएं होंगी वो तो डी ब्लॉक की होंगी, पर डी ब्लॉक के अंदर जो सभी धातु हैं या जो तत्व होते हैं वो संक्रमण धातु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कुछ अपवाद आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या दिखाई दे रहे हैं? अपवाद। अब हमने क्या बात कर लिया इसके, डी ब्लॉक के गुण की भी बात कर ली हमने, संक्रमण धातुएं क्या होती है उसकी भी बात कर ली। इस कारण इसको संक्रमण श्रेणियों के रूप में विभाजित कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे इन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। क्या बात करेंगे? इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो एक बार इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब क्या बात करने वाले हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? पहले सभी तत्वों को लिख लेते हैं। इधर क्या लिख लेते हैं? सभी तत्वों को लिख लेते हैं। देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडेनियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, और एक ट्रिक या क्या तो एक तरीका जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हो परमाणु क्रमांक पता होने पर। तो सिंपल सा है, जैसे हम हर बार करते हैं, इस प्रकार से आप बना सकते हो इसको। अच्छे से आपको हमने इतनी बार कर चुके हैं, आपको समझ में आ चुका होगा कि हम इसको किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ किस तक प्रयोग करना है, हमें 3D तक। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब मैं भरता हूँ, क्या भरता हूँ? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरता हूँ तो देखिए पहले की मैं बात कर लेता हूँ, स्कैंडियम की बात कर लेता हूँ। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। देखिए, इनको जब आप गणोगे 10 और 2 18, इसको बोलते हैं आर्गन। क्या बोलते हैं हम? आर्गन बोलते हैं। तो इसको जब इतना नहीं लिखते हम, साथ में सिर्फ और सिर्फ इसको हम क्या लिख देते हैं? आर्गन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आर्गन।
और यहाँ पर देखिए 18 को व्यक्त करता है, 18 2 20, और यहाँ पर 3D के अंदर कितना जाता है, एक। क्या जाता है इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन जाता है। अगर आपको टाइटेनियम की बात करनी हो तो हम इसको आर्गन 4s2 और 3d2 के द्वारा व्यक्त करते हैं। परमाणु क्रमांक आपको पता होगा, इसका 21 बोलते हैं, 22 है ये, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 है। ठीक है, ये हो जाता है आपका 3D। जब आप क्रोमियम तक आते हैं ना, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनने का जो नियम है वो तो ये कहता है कि 3D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 जाएंगे, 3D 4 जाए, परंतु नहीं। हमेशा एक बात याद रखना, यह हमेशा स्थायी रहना चाहते हैं। और जब स्थायी की मैं बात करता हूँ तो पूर्ण भरित अवस्था व अर्धभरित अवस्था के अंदर वो क्या होते हैं, स्थायी रहते हैं। जिसके कारण जो क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बात करते हैं 3D 4 बनाना चाहिए, परंतु बनाता है वो 3D 5। जो S से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाता है, 3D के अंदर चला जाता है। S तो रह जाता है अर्धभरित और D भी क्या रह जाता है, अर्धभरित, जिसके कारण वो स्थायित्व अपना प्रदान कर लेते हैं थोड़ा अधिक। इस कारण से यहाँ पर क्या गया 3D 5, ये आपको अपवाद दिख रहा होगा। फिर आगे ऐसे ही चलना, 3D 5, आर्गन 3D 6, आर्गन 3D 7, आर्गन 3D 8, यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपने 12th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अधिकतर क्या होगा, ये आपसे 12th क्लास का रिवीजन हो रहा है, अधिकतर आपने इसको पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो हम कोई चीज़ छोड़ने वाले नहीं हैं, आपके लिए एक एक चीज़ को आपको कवर करवा देंगे। अब बात करते हैं हम 3D श्रेणी के कुछ गुणों के बारे में। क्या बात करते हैं, इनके कुछ गुणों के बारे में। पहले अगर मैं गुण की बात करूं, जो 3D श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो अधिकतर क्या दिखा देंगे आपको, क्या कहते, जो डी ब्लॉक है उसकी ही बात कर लीजिए, चुंबकीय अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, धात्विक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, मैं डी ब्लॉक के गुणों के बारे में बात कर रहा हूँ, डी ब्लॉक के गुण की बात कर रहा हूँ। चौथे अगर बात करेंगे, ये संकुल बनाते हैं, अर्थात उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, पांचवे की मैं अगर बात करूं, ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं आपको, इनमें आघात विवर्धनता होती है। क्योंकि आघात विवर्धनता वह गुण होती है जिसके द्वारा आप पीट कर उसकी क्या मतलब पतली सतह बना लेते हैं। गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च किससे, अन्य SVP से। विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और अगर बात करें इनमें आघात विवर्धन, आघात विवर्धन, ठीक है। अब इसके अलावा एक और बात करते हैं हम कि जब हम धातु को जब पीटते हैं, क्या करते हैं, जब हम धातु को पीटते हैं तो वो ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं। गुण इसमें भी ये भी आप नोट कर सकते हो कि जब हम धातु पीटते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको ध्वनि भी सुनाई देती है। इसके अलावा बात करें, ये समन्वय संख्या दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण दर्शाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, डी ब्लॉक के कुछ गुणों की बात करता हूँ कि डी ब्लॉक के तत्व किस प्रकार से गुणों को दर्शाते हैं।
अब आगे बात करता हूं मैं एक, ठीक है। अब हम विन्यास ऊर्जा की बात करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा विन्यास ऊर्जा। अब देखिए विन्यास ऊर्जा क्या होती है। विन्यास ऊर्जा का अर्थ होता है कि डी ब्लॉक जो अपने, ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए अब डी ब्लॉक क्या करते हैं, जो अपनी स्थिति को है ना वो विन्यासित कर देते हैं, अर्थात उसको बदल देते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी क्या करते हैं, स्थिति को चेंज कर लेते हैं, अर्थात विन्यास को बदल देते हैं, जिससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिससे क्या होगी, ऊर्जाएं उत्पन्न होगी, जिससे क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक अधिक स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक अधिक स्थायी हो जाएगा। समझ में आ गया विन्यास ऊर्जा क्या होती है। जब डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन अपने विन्यास अर्थात अपनी स्थिति को चेंज करते हैं तो उससे ऊर्जाएं मुक्त होती है, जिसको विन्यास ऊर्जा कहते हैं, और इससे क्या हो जाता है, डी ब्लॉक अधिक स्थायी हो जाता है। अगर मैं बात करूं 3d4 की, मैं 3d5 की बात करता हूँ। इसमें कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है कि एक तो स्थिति यह है कि इसे 4 जगह जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकता है और यहाँ पर भी जा सकता है, तो इसकी 4 स्थिति। ये 2 स्थितियों में जा सकता है, 1 व 2 कितनी स्थितियों में जा सकता है, ये सॉरी ये 3 स्थितियों में जा सकता है। 1 2 3 स्थितियों में ये जा सकता है, 2 स्थितियों में ये जा सकता है 1। टोटल विन्यास कितने हो जाते हैं, इसके 6 दिखाई देंगे। अगर मैं 3d5 की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं क्या करता हूँ 3d5 की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए 1 2 3 और 4, इसकी 4 स्थितियाँ मिल सकती है आपको, इसकी 3 मिल सकती है, इसकी 2, इसकी 1, टोटल हो जाती है ये 7 9 और 1 10 स्थितियाँ प्राप्त होती है। तो आपको कौन सा अधिक विन्यास ऊर्जा कौन सी मुक्त करता हुआ दिखाई देगा, 3d5 दिखाई देगा, ना कि 3d4। इसी कारण से क्या होता है, क्रोमियम और जब हम कॉपर की बात करते हैं तो वो 4s को छोड़ इसीलिए क्या जाता है 3d5 के अंदर चले जाते हैं, 3d10 के अंदर, क्योंकि वहाँ पर वो स्थायी अधिक होते हैं। अब बात करते हैं सम्मित विन्यास की बात कर सकते हो, सम्मित स्थिति की बात कर सकते हो। अब बात करता हूँ अब क्या होता है, डी ब्लॉक जो अधिकतर तत्व होते हैं, डी ब्लॉक की क्या होता है, अधिकतर जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, समान रूप से क्या होते हैं, विन्यास दर्शाते हैं, समान रूप से उनकी स्थितियाँ होती है इलेक्ट्रॉनों की, उनमें कुछ अंतर आपको नहीं दिखाई देता है। इसी कारण से मैंने कहा था कि इसमें जो क्या होता है 3d5 की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर, इसी कारण से क्या होता है 4s कक्षा के अंदर चले जाते हैं, सम्मित विन्यास के ही कारण। क्या होता है, सम्मित विन्यास के ही कारण। अब क्या बात करेंगे, आगे बात करता हूँ प्रभावी नाभिकीय आवेश की। क्या बात करता हूँ, प्रभावी नाभिकीय आवेश। उसी प्रकार जिस प्रकार से एस व पी की बात की थी उसी प्रकार से मैं डी ब्लॉक में बात करता हूँ, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, जब नाभिक के द्वारा क्या होता है, जब नाभिक के द्वारा, ये कोई नाभिक है, अब इस नाभिक के द्वारा जब हम बात करते हैं जो बाह्यतम कोश है उसके इलेक्ट्रॉनों की अगर बात करें, उस पर क्या लगाता है, नाभिक आकर्षण बल लगाता है, उसको ही बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। क्या करते हैं, जेड इफेक्टिव। और परिरक्षण प्रभाव इसके विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, जो इसमें जो नाभिक है उसमें जो पास में स्थित जो इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कोश में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो उस पर क्या लगाते हैं, आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का प्रतिकर्षण। उसी प्रकार से जो इसके इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कोश में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या लगाते हैं, उसे प्रतिकर्षण लगाते हैं। उसी गुण को क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके परमाणु व आयनिक त्रिज्याओं की बात करते हैं। क्या करते हैं, परमाणु व आयनिक त्रिज्याओं की। अगर परमाणु की त्रिज्या की मैं बात करूं, परमाणु त्रिज्या की, तो जो नाभिक में बाह्यतम कोश होता है उस बाह्यतम कोश और नाभिक के मध्य की दूरी
परमाणुक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या की बात करें, नाभिक और बाह्यतम कोश में स्थित जो आयन है उसकी जो मध्य दूरी है उसको आयनिक त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो नाभिक है, नाभिक और बाह्यतम कोश में जो आयन स्थित है उसके मध्य जो दूरी वो क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या। आशा करते हैं आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। जो कुछ बातें थी आपको 12th क्लास में से पता होगी, उन्हीं चीज़ों को बस रिपीट करें। 1 या 2 बातें ना एक्स्ट्रा होगी, उनको हम धीरे से अच्छे से समझ लेंगे। इसका भी आप क्या कहते हैं रिविज़न करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में। धन्यवाद।